देखिए एंजाइम्स में भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है, जो जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 फैक्टर डिस्कस करेंगे जो एंजाइम एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी बेस्ट किस पार्टिकुलर रेंज में होती है इन सारे फैक्टर्स को अगर कंसीडर करें। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच, तीसरा है सबस्ट्रेट और चौथा फैक्टर है हमारा इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले देखिए हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अगर हम एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में हम देखें हमारा ग्राफ कैसे आता है, तो देखिए अगर हम ह्यूमन के एंजाइम की बात कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। तो जब हम इनिशियल से लेके इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि जो इनिशियली हमारी जो एंजाइम एक्टिविटी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो लेवल है हमें एंजाइम एक्टिविटी दिखा रहा है, तो इस लेवल पर एंजाइम एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। और सिंपली ये देखा गया है कि एंजाइम को जैसे ही पर 10 डिग्री राइज, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी एक सर्टेन पार्टिकुलर पॉइंट तक डबल होती है। जैसे ह्यूमन के केस में ना एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बढ़ेगी, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, यानी एंजाइम इसमें सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटी को गेन करेगा। लेकिन जैसे ही 37 के ऊपर जाएगा तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। और ये एक्टिविटी क्यों डिक्रीज होने लगती है कि जो आपका हायर टेम्परेचर है वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। हम कहते हैं उसको टर्म देते हैं डीनेच्योर कर देता है। डीनेच्योर का मतलब देखिए क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर एंजाइम एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में अपना बेस्ट एक्शन कर रहा है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा कि जो उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी और उसकी एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी और हमारी हायर टेम्परेचर पर ये कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमने सबसे पहला फैक्टर देखा टेम्परेचर, अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम एक्टिविटी एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने पे डबल होती है, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो एंजाइम की टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डीनेच्योर हो जाएगी, जिससे कि उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी। दूसरा है हमारा यहाँ पर पीएच का इफेक्ट क्या है। देखिए जनरली अगर आपके सेल के अंदर की पीएच करें तो हम 6 to 7 है सेल के अंदर की पीएच। डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच रेंज पर एक अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, यानी इसमें वेरिएशन है। कोई एंजाइम है कि हाईली एसिडिक कंडीशन में अपनी बेस्ट एक्टिविटी देता है, कोई एंजाइम है कि आपकी एल्केलाइन कंडीशन में बेस्ट एक्टिविटी देता है, और कोई एंजाइम है जो न्यूट्रल में अपनी एक्टिविटी को बेस्ट देता है। और ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पर। देखिए एंजाइम की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें भी अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड में जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है उनकी एक्टिविटी आपकी एसिडिक और बेसिक पीएच पर डिपेंड करती है। वो हर अमीनो एसिड की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम पेप्सिन का एग्जांपल लेते हैं। पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। ये एक एंजाइम है जो हाईली एसिडिक पीएच पर एक्ट करता है। तो जनरली ये देखते हैं कि जब 1 से लेके 2 तक इसकी एक्टिविटी बेस्ट एक्टिविटी होती है, यानी जैसे 1 से 2 तक जाएंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही हम इसको 2 से ऊपर की पीएच में ले जाएंगे तो उस पीएच में
ये डीनेच्योर हो जाएगा और डीनेच्योर होके इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। यानी यहां पर भी हमें क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि एंजाइम एक पार्टिकुलर रेंज में, यानी अगर हम पेप्सिन की बात कर रहे हैं तो ये एक पार्टिकुलर 1 से 2 रेंज में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, बेस्ट एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको 2 से ज़्यादा पीएच पर ले जाते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। अगर जैसे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एंजाइम है वो बेस्ट एल्केलाइन पर पीएच पर काम करते हैं, तो अगर आप अराउंड 8 पीएच पर, तो अगर आप 9 या 10 पीएच पे ले जाओगे उसको तो उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही अगर उसको 8 से नीचे ले जाओगे तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम की एक पार्टिकुलर, हर एंजाइम की एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच है, एक सर्टेन रेंज है जिस पे वो अपना बेस्ट एक्शन करता है। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर में पीएच चेंज होने से उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है जिससे कि वो अपना फंक्शन कम कर देता है। तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर हम ग्राफ लें और यहां पर हमने एंजाइम को फिक्स रखा है, एंजाइम यहां पर कांस्टेंट है, एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तो देखिए जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ऐसे ऐसे आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है और एक पार्टिकुलर टाइम पर वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी देता है। सबस्ट्रेट का इफेक्ट देख रहे हैं ना कि अगर हम एक एंजाइम की फिक्स कंसंट्रेशन को लेके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और एक पॉइंट पर जाके वो मैक्सिमम अचीव कर लेता है और मैक्सिमम के आगे वो नहीं जाता, फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लॉजिक हो सकता है कि इनिशियली तो बढ़ रही है और फिर एक सर्टेन पॉइंट पर मैक्सिमम गेन करने के बाद उसकी एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है। तो देखिए अगर आप कंसीडर करो कोई एंजाइम है, सपोज ये कोई एंजाइम की स्ट्रक्चर है और इसमें 10 एक्टिव साइट है। किसी एंजाइम की साइट पे कोई एंजाइम है, उस पे एक्टिव साइट 10 है। तो अगर सपोज आपने 10 एंजाइम ले रखे हैं और अब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो इनिशियली उनके पास 10 एक्टिव साइट है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट आप डालते जाओगे तो वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता जाएगा और एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और जितने भी आपके 10 एंजाइम है तो 10 एंजाइम पे कितनी एक्टिव साइट होगी? 100 एक्टिव साइट। तो अगर एक पार्टिकुलर मूवमेंट पे सारी की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट ने बाइंड कर ली तो वो उसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, यानी उससे ज्यादा वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट का मतलब उसकी जो 10 एंजाइम की जो 100 एक्टिव साइट है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो इसके बाद उसकी एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने वो प्रोडक्ट चेंज कर रहा है उतने ही फिर आपके सबस्ट्रेट 100 सबस्ट्रेट उसकी 100 एक्टिव साइट पर आके उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो आपका जब उसकी सारी की सारी एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा और एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करने के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से उसको कन्वर्ट करता रहेगा। कांस्टेंट क्यों हो जाती है मैक्सिमम अचीव करने के बाद? क्यों नहीं है इसको समझना है, क्योंकि उसकी सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होगी। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट डालो तो उसकी और तो एक्टिव साइट नहीं बढ़ा सकता ना वो अपना। अगर आप 100 से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल रहे हो उसमें तो 100 ही बाइंड करेंगे ना, 100 से तो ज्यादा बाइंड नहीं कर सकते, इसलिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इसमें एक पॉइंट है Km का जो बहुत कंफ्यूज करता है। Km क्या है? देखिए Km एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जैसे कि इसका ग्राफ जो हम दिखा रहे हैं, इंटरसेप्ट दिखा रहे हैं, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ही है। ये हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखाई है इस एक्सिस पे। तो Km क्या है? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम का हाफ अचीव कर लेता है उसको हम बोलते हैं Km। तो Km कोई एक कांस्टेंट नहीं है,
या हम कह सकते हैं Km कोई एक पार्टिकुलर कांस्टेंट तो है, लेकिन Km कोई पार्टिकुलरली अलग से कोई एंटाइटी नहीं है। ये एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम का हाफ अचीव करता है, उसे हम बोलते हैं Km। तो अगर कोई दो एंजाइम आप कंपैरिजन करो, सपोज एक आपके लीवर में है और सेम एंजाइम आपकी किडनी में है, और एक जो लीवर में है उसका Km ज़्यादा है और जो किडनी में है उसका Km कम है, तो बेस्ट कौन सा हुआ? जिसका Km कम है। Km कम का मतलब है कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे कि वो Vmax का हाफ अचीव कर रहा है। अगर कोई एंजाइम कम सबस्ट्रेट पे ही Vmax का हाफ अचीव कर लेता है कंपैरिजन टू अदर जो ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर Vmax का हाफ अचीव करता है, तो बेस्ट कौन सा हुआ? जो कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ही Vmax का हाफ देता है वो बेस्ट हुआ। तो इसका मतलब जिसका Km है वो बेटर है। और Km हमें क्या बताता है भाई? अगर कोई एंजाइम कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ही Vmax का हाफ दे रहा है कंपैरिजन टू अदर जो कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई पर Vmax का हाफ दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपका कम सबस्ट्रेट पर दे रहा है उसकी सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, यानी जिसका Km कम है वो सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से बाइंड हो रहा है, अच्छे से रिएक्ट हो रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो वहाँ पर प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इनहिबिटर्स। देखिए अभी तो हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा। इनहिबिटर्स क्या होते हैं इसको हम एक सेपरेट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक आउटलाइन देता हूँ। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। मतलब इनहिबिटर्स क्या हुए कि वो एंजाइम की स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। इनहिबिटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, देखिए उसका जो Vmax है वो तो चेंज नहीं होता, उसका जो Km है वो तो चेंज नहीं होता। आप देखोगे कि ये नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर का है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉर्मल से आप कंपैरिजन करो तो Vmax तो दोनों में अचीव हो रहा है, Vmax तो दोनों में अचीव हो रहा है। और अगर आप Km के पॉइंट पर देखो Km आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसको कि कैसे ये इनका इफेक्ट होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं। थैंक यू। ओके।